साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो शब्द रचना पर होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो आपके शब्द है ना उनको 5 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने संक्षेप ले रखा है जिससे कि इस टॉपिक को मजबूती मिल सके। दूसरी बात, समय थोड़ा कम लगे, ठीक है, जिससे कि टॉपिक आपका जल्दी कवर हो जाए। मतलब बताऊंगा पूरी बातें, कुछ छुपाऊंगा नहीं, ठीक है, अधूरा कुछ नहीं रहेगा। बस संकेत के लिए लिखा हुआ है कि इन सबको भैया अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले हम शब्द की परिभाषा को देखते हैं। तो शब्द होता क्या है, पूर्ववर्ती वीडियो को याद कीजिए, उसमें मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था। और वर्ण खजाना ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि पेपर में 2 प्रश्न तो मिलेंगे अगर वर्ण रचना से वो प्रश्न उठाएगा तो एग्जामिनर, ठीक है। तो शब्द क्या होता है बेटा, आपके 2 या 2 से अधिक वर्ण होते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्ण होते हैं, ठीक है, वो आपस में आते हैं और मिलते हैं। उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है। 2+ लिखा हुआ है मतलब 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, वर्ण आएंगे, आपस में मिलेंगे और जो उनका समूह बनेगा ना वर्णों का, वो कैसा होना चाहिए बच्चों, सार्थक होना चाहिए, अर्थात कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। मतलब 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आएंगे, मिलेंगे और मिलने के बाद उसका एक सार्थक समूह बना देंगे, मतलब उसका अर्थ हम समझ पाएंगे, तो वो क्या है, शब्द है। दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि वर्णों के मेल से बनी हुई जो सार्थक ध्वनि समूह है वो शब्द है। अब एग्जाम्पल को हम लेंगे तब समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने लिया सा, धन, दा और धन्ना। मैंने 3 यहां पर वर्ण लिए हैं। सा भी आपका जो है क्या है, एक वर्ण है, दा भी है और ना भी है। ये जो दा है ना स्पर्श व्यंजन में आता है, ना भी स्पर्श व्यंजन में आता है और ना आपके पंचमाक्षर में भी आता है और जो आपका सा है वो संघर्षी वर्ण में आता है। तो इन तीनों वर्णों को जब हमने मिलाया तो क्या हुआ, एक समूह तैयार हुआ, सदन। जब हमने देखा कि एक समूह तैयार हुआ लेकिन इसका अर्थ निकलता है सदन, किसी व्यक्ति का नाम है, मदन, सदन, इस तरीके से। तो मतलब यहां पर किसी व्यक्ति का नाम निकल करके आ रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो शब्दों का मतलब, शब्दों का नहीं सॉरी, वर्णों का जो समूह तैयार हुआ है वो कैसा है, सार्थक है। और सार्थक है तो भैया शब्द है, ठीक है, सार्थक है तो क्या है, शब्द है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा का प्लस मा प्लस ला। ये पॉपुलर एग्जाम्पल है और बच्चे बड़ी आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए यहां पर इस एग्जाम्पल को मैंने सम्मिलित किया है, ठीक है। चलिए कमल को देख लो। मैंने क्या किया, का को ले लिया, यहाँ का माँ है भाई और यहाँ का ला है, तीनों को जब मैंने मिलाया कमल। यार ये जो 3 वर्ण दिए गए हैं ना, ये आपके का वर्ग का वर्ण है, ठीक है, ये आपका पंचमाक्षर है लेकिन आपके 5 वर्ग में ही आता है। ला आपका जो है अंतस्थ व्यंजन में आता है, यारा लावा है, ठीक है। मैं देखो पीछे का भी बैकग्राउंड साथ साथ में जहाँ जरूरत पड़ेगी ना उसको बताता जाऊंगा, जिससे कि ना कहते नहीं है रिवीजन किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बना सकता है। क्योंकि बोला भी गया है कि रसरी यावत जादते सिल पर परत निशान, ठीक है। पूरी चर्चा नहीं करेंगे, इतना बहुत है क्योंकि समझदार के लिए सारा काफी है। तो कमल बन गया। कमल जो बना है ये क्या है, वर्णों का समूह है और वर्णों का जो समूह है लेकिन कैसा है भैया, सार्थक है, इसलिए क्या है, एक शब्द है। अब परिभाषा पर और जोर देने की आवश्यकता नहीं, परिभाषा यहीं से प्रमाणिक हो जाती है कि 2 या 2 से अधिक वर्ण आएंगे, मिलेंगे, अगर सार्थक समूह बना लिया, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलने लगा तो समझ लेना शब्द का निर्माण भैया हो गया। और शब्द के निर्माण को समझ गए, ये कलाकारी समझ गए तो आगे की पूरी कहानी को हम समझ जाएंगे। अब आपके शब्द निर्माण में एक काम और करा सकता है, क्योंकि का को अगर तोड़ेंगे तो का हलंत के साथ टूटेगा, इससे स्वर निकल जाएगा, और माँ को तोड़ेगा तो माँ हलंत के साथ टूटेगा, इससे स्वर निकल आएगा, और ला की बारी आएगी तो ला हलंत में टूटेगा और आ निकल आएगा। इस तरीके से भी आपको दे सकता है, ठीक है। इनको भी मिलाने से आपके क्या होगा, कमल नामी मतलब कमल नामक एक शब्द का निर्माण होगा जो कि क्या होगा, सार्थक होगा, तो भैया शब्द होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी हिंदी है ना बच्चों, उसमें 2 लाख शब्दों का अनुमान लगाया जाता है। किसी ने बैठ के गिना तो नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 2 लाख शब्द है। तो थोड़ा सा
इसे मैं मिटा देता हूं, क्योंकि एक बात तो समझ में भैया आ गई कि जो शब्द है ना वो होता क्या क्या है, ठीक है, मतलब होता क्या है शब्द, वो आपके दिमाग में जो है चला गया, मतलब छप गया। अब आगे क्या छपना चाहिए, तो हिंदी की अगर हम बात करें, और हम हिंदी की बात भी कर रहे हैं, तो हिंदी में आपको बेटा 2 लाख शब्द देखने को मिलेंगे, ऐसा अनुमान है, और ये लगभग में है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है कि आप बोले सर जी आप गिन के आए थे, मैंने नहीं गिना भाई, ठीक है। तो लगभग 2 लाख के आसपास आपके शब्द मिलेंगे हिंदी में, जिसमें से जो 85% हैं, 85% हैं वो या तो आपके हिंदी के हैं या फिर हिंदी भाषाओं के हैं, ठीक है। हिंदी भाषाओं के क्या, तुम सीधे सीधे यहाँ पे लिखो ना, भारतीय भाषाओं के हैं, ठीक है, भारतीय भाषाओं के हैं, ठीक है, भारतीय भाषा, मतलब 2 लाख में से 85%। अब परसेंटेज निकालना तो भाई आता है ना, 2 लाख गुणे 85, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर दोगे, निकल के आ जाएगा। अब मेरे से मत करवाना, खुद ही कर लेना, ठीक है। चलिए, तो 85% आपके हिंदी के हैं या फिर भारतीय भाषाओं के। अब मन में प्रश्न तुरंत आएगा, सर हिंदी के हैं ये तो समझ में आया, पर भारतीय भाषाएं कौन सी। अच्छा एक बात बताओ, भारतीय संविधान में आपकी कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22 दी गई है ना। तो भैया जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें अकेली एक तो हिंदी हो गई, बाकी जो 21 बची ना वो भी तो भारतीय भाषाएं हैं, और उनके भी तो शब्द बेटा इसी 85% में, इन्हीं 2 लाख में से हैं। अब तो क्लियर हो गया। अब 85 ये हो गए तो 15% बच जाते हैं। अब 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30,000 हो जाएगा। तो 30,000 शब्द आपको कैसे मिलेंगे, विदेशी भाषाओं के मिलेंगे, ठीक है, विदेशी भाषा के शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में एक और प्रश्न भी होगा कि सर जी विदेशी भाषाओं में कौन कौन से मिलेंगे। तो बेटा विदेशी भाषाओं में आप जानते हो आपकी अरबी भाषा का भी शब्द हो सकता है, फारसी भाषा का भी शब्द हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है, चीनी भाषा का भी हो सकता है, फ्रेंच भाषा का भी हो सकता है ना, रसियन का भी हो सकता है, फलाना ढिमाका डैश डैश डैश, मतलब विश्व में क्या, विश्व की विदेशी मतलब क्या, हमारे देश से बाहर कोई भी, उस देश की भाषा का कोई भी शब्द हो सकता है, किसी भी देश की भाषा का हो सकता है। वो अगर आएगा तो विदेशी भाषा में ही आएगा, मतलब लगभग 30,000 शब्दों में ही आएगा, ठीक है। तो 15% में ही आएगा, और 2 लाख का 15% क्या वो मैंने बता भी दिया। तो अब इसका तो निकाल लोगे। अब मन में एक और सवाल उठ गया कि सर जी हिंदी में इतने सारे हैं, लेकिन हिंदी में जो ज्यादा से ज्यादा शब्द हैं वो आए कहां से। तो बेटा संस्कृत से आए हैं, क्योंकि संस्कृत हिंदी शब्द भंडार की प्राचीनतम स्रोत रही है। सबसे ज्यादा शब्द संस्कृत से आए हैं। तो हिंदी में सबसे ज्यादा शब्द कहाँ से आए हैं, तो आपके संस्कृत भाषा से आए हैं। और मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में बताया भी है कि संस्कृत की उत्तराधिकारी कौन, हिंदी। तो उत्तराधिकार में तो बहुत कुछ मिलेगा बेटा, तो मिला है ना बहुत कुछ। 1,70,000 शब्दों में से बहुत सारे हिंदी के ही है। अब एक बात और निकल के आती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो बड़ी कथा कहानी लिखी हुई है। अब चर्चा यहीं पे होने वाली है, क्योंकि शब्द की बात तो आप समझ गए। शब्द भेद के आधार कौन कौन से हैं, तो बच्चों आपके जो शब्द भेद है ना उसको 5 आधार पर बांटा गया है, मतलब शब्दों को 5 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो आपके जो शब्द है ना इससे कितने आधारों पर बांटा गया है, तो बेटा 5 आधार पर बांटा गया है। मतलब पहला है अर्थ के आधार पर, कि जो शब्द दिया गया है उसे अर्थ के आधार पर आप कितनी अवस्था में तोड़ सकते हैं। तो अगर किसी शब्द का आपने निर्माण किया और अर्थ निकालने का प्रयास किया, तो अगर अर्थ निकल आया तो सार्थक हो जाएगा, और नहीं निकला तो निरर्थक हो जाएगा। मतलब 2 प्रकार निकल के आएंगे। 2 प्रकार कौन कौन से, या तो भैया सार्थक होगा या तो निरर्थक होगा। मैंने लिख भी दिया है कि 2 प्रकार के शब्द आपके अर्थ के अनुसार आएंगे। दूसरा है रचना किस तरीके से हुई शब्द की आखिरकार बनावट कैसी है, रूढ़ बनावट है, ठीक है, यौगिक बनावट है या फिर यौगिक रूढ़ बनावट है। मतलब 3 प्रकार की बनावट है। तो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कौन से, रूढ़ भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, योग रूढ़ शब्द भी हो सकते हैं।
अब अगली बात है भैया, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिरकार देश से आए कि विदेश से आए कि संस्कृत से आए कि कहाँ जन्म हुआ, मतलब जन्म कहाँ से हुआ, स्रोत कहाँ का रहा, उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस आधार पर आपके 4 प्रकार के भी होते हैं और भैया 5 प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में एक और प्रश्न कि सर जी 4 वाला सही है कि 5 वाला सही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलता है, क्योंकि अर्थ के अनुसार तो 2 मिल गए, रचना बनावट में तो 3 मिल गए, लेकिन उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्रोत कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ है, इसमें आपको 4 आधार मिलेंगे, लेकिन 5 भी मिलते हैं। तो 4 पहले समझ लो। तत्सम शब्द संस्कृत वाले, तद्भव संस्कृत शब्दों को बिगाड़ बिगाड़ के प्रयोग किया, देशज देश में, लोटा वाला जो है ना, लोटा लेके सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, क्या है आपका, देशज है, विदेशी भाषा के हो गए। संकर शब्द जो होते हैं वो 5वां वाला होता है। अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अभी तो ये क्या है ना, थोड़ी थोड़ी समरी है, मतलब अभी टेलर है, फिल्म तो पूरी बाद में देखेंगे। तो 4 या 5 प्रकार के आपको कितने मानने हैं अभी पता चल जाएगा। शब्द शक्ति के आधार पे जाओगे, अर्थात शब्द में शक्ति कैसी होगी, क्या अभिधा शक्ति काम कर रही है, लक्षणा काम कर रही है, या फिर व्यंजना काम कर रही है। तो यहाँ पर भी भैया 3 आधार निकल करके आ गए, लक्षणा है, व्यंजना है, या फिर अभिधा है। अगला है विकार या रूपांतर, मतलब जो शब्द दिया गया है क्या उसमें हम विकार पैदा कर सकते हैं, अरे मतलब कुछ बदलाव कर सकते हैं लिंग वचन कारक के अनुसार। तो हाँ भैया कर सकते हैं। तो 2 ही अवस्थाओं में कर सकते हैं, या तो कर पाएंगे तो विकारी हो जाएगा और नहीं कर पाएंगे तो अविकारी हो जाएगा। तो ये सारी अवस्थाएं थी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसी का डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ तक का जो मामला है ना वो आपको भैया अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं और डिटेल में फटाफट करके जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखो मोटा मोटा मैंने आपको समरी दे दी कि अब हमें पढ़ना क्या है, और भैया जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आ जाए ना तो आपके सामने टिकने ना पाए तब तो है, ठीक है। अगर टिक गया तो फिर वही है कि दुश्मन आपके सामने खड़ा हो गया तो बेकार है ना, तुम्हारी शस्त्र विद्या का, मतलब ज्ञान रूपी शस्त्र विद्या का। चलो बढ़ जाते हैं आगे। तो यहाँ तक भैया समझ में आ गया आपका। अब हम कहाँ चलते हैं, सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं और एक एक का डिटेल करते हैं। तो पहला नंबर वाला क्या था, अर्थ के आधार पर, तो वही देख लेते हैं। पहला नंबर था अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो बच्चों 2 रूप देखने को मिलेंगे, एक आपका होगा सार्थक और दूसरा वाला क्या होगा, वो होगा निरर्थक। मतलब क्या हुआ, एक शब्द दिया गया है और मैंने क्या किया, उसका अर्थ निकालने की कोशिश की, अर्थ निकल आया, मतलब अर्थ निकल आया तो वो सार्थक। मैंने क्या किया, ये मैंने मार्कर लिया, मैंने कहा यार ये मार्कर है, यार ये जो मैं लिए हूं ना यही तो मार्कर है, मतलब मुझे समझ में आ गया कि अर्थ इसका है। तो भैया ये क्या हो गया, सार्थक हो गया। यार इस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूं, बोर्ड दिमाग में इमेज बन गई, यार यही वाला तो है, ठीक है। तो भैया बस बोर्ड भी हो गया, ये भी क्या है आपका, सार्थक हो गया। क्या बात है, उजाला यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है, प्रकाश आपको दिख रहा है, प्रकाश का मतलब भी समझ में आता है, उजाला होता है अंधकार को दूर करने वाला। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया कि भाई जो प्रकाश हो रहा है ये भी क्या है, सार्थक है, इसलिए ये भी शब्द आपका सार्थक हो गया। और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कैमरे के माध्यम से शूट किया जा रहा है तो कैमरा भाई दिमाग में क्लिक कर गया, ठीक। तो ये भी सारी की सारी चीजें क्या हो गई, आपकी जो है सार्थक शब्द हो गए, मतलब जिनका अर्थ निकले। अब मेन बात है भैया निरर्थक क्या होता है। अब देखो सार्थक शब्द में बेटा तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, घर में, बाहर में, दुनियादारी में, कहीं भी ऐसे शब्द, मतलब कुछ भी बोलो उसका अर्थ निकल के आए, कोई वस्तु होती हो, कोई व्यक्ति होता हो, कुछ भी होता हो, समझ लेना वो सार्थक है। चाहे पुस्तक हो, कलम हो, पंखा, मेज, कुर्सी, कुछ भी A to Z, कपड़ा भी, टोपी भी, ठीक, सब, देश के आन मान शान, सब ये क्या है, सार्थक हैं। तो ये भैया आपको समझ में आ गया। अब भैया बात आती है निरर्थक शब्दों की, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, नाम ही है निरर्थक, मतलब जिनका अर्थ क्या हो, ना हो। नी का मतलब होता है जिसका अर्थ ना हो, ठीक है। निरर्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ ना हो, ओके। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है
वो आपके बेटा निरर्थक होते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया वाना हो गया, ठीक है, वाना हो गया, वानी हो गया, है ना, वाम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कामवाम हो गया, वाना वानी हो गया, है ना। इसी तरीके से जैसे धम हो गया, फट हो गया, धम हो गया, फट हो गया, ठीक है, टन हो गया, टन। ये सब क्या है शब्द, ये आपके निरर्थक में आते हैं। चू चू, चिड़िया चू चू बोलती है, मुझे कहाँ समझ में आता है, आपको भी समझ में नहीं आता वो क्या कहना चाहती है। खटखट की आवाज़ आई, नहीं समझ में आया। फटाफट करो जल्दी जल्दी, है ना, ये सब क्या है, फटाफट वगैरह भी इसी में आते हैं आपके, फटाफट वगैरह इसी में आते हैं। मतलब ये सब के सब क्या निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन एक कंडीशन फंस जाती है भाई। एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ सार्थक होते हैं जिनका तो भैया अर्थ होता है, कुछ होते हैं निरर्थक जिनका अर्थ एक्चुअली होता ही नहीं है। लेकिन अब लेकिन बहुत खतरनाक होता है, हमेशा उलझा के फंसा देता है। लेकिन का मतलब है कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्द में प्रयोग होते हैं ना, मतलब सार्थक शब्द के साथ प्रयोग होते हैं तो सार्थक बन जाते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। वाना है ना, ये क्या है, निरर्थक है। अब मुझे इसे सार्थक बनाना है, तो कह रहा है कि जो निरर्थक शब्द होते हैं, सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली मतलब अधिकतम वो सार्थक बन जाएंगे। देखना वही बात है ना कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रह करके व्यक्ति जो है बुद्धिमान बन जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि जो सार्थक शब्द है ना, सार्थक शब्द के साथ में निरर्थक शब्द भी मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा मिलके सार्थक बन जाएगा। मतलब ये सार्थक वाले का ऐसा प्रभाव रहेगा कि निरर्थक वाले के प्रभाव को अर्थहीन कर देगा, और जो मामला निकल के आएगा वो सार्थक आएगा। देखो कैसे। वाना है, मैंने कहा भैया खाना, खाना तो आप जानते हो, ठीक है। आगे वाना लगा दिया, मतलब जो रिश्तेदार आया है उसे आपने खाना वाना खिलाया कि नहीं खिलाया, बैठ गया फिट भैया, खाना वाना नॉर्मली बोलते हो आप लोग। दूसरा वानी लिखा हुआ है ना, मतलब मैंने बोला कि रिश्तेदार आए हुए हैं यार, उसे पानी वानी पिलाया कि नहीं लाया, मतलब उन्हें पानी वानी पिलाया कि नहीं, सार्थक हो गया। यहाँ पे भाई फुर्सत में बैठे हो, तुम्हारे पास काम वाम है कि नहीं है, मतलब ये भी सार्थक हो गया, सार्थक के साथ मिल करके। इसी तरीके से धम्म भी है और आपका फट भी है और टन भी है। जैसे घंटी टन टन बज रही है तब इसका अर्थ निकल आएगा, है ना, फटाफट करो जल्दी चलना है। तो इस तरीके से जब ये मिलेंगे ना तो सार्थक हो जाएंगे, लेकिन सब के सब नहीं होंगे। मैंने कहा कुछ होंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। ओके, अब बाकी जो बचे कुछ हैं वो अभी थोड़ी देर बाद आपके जो है वो भी स्पष्ट हो जाएंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि वाक्यों में जो निरर्थक शब्द होते हैं ना, इनका प्रयोग क्या होता है, सार्थक अर्थ प्रस्तुत करने के लिए भी हो जाता है। अब देखो कैसे हो जाता है। मान लीजिए पशु पक्षियों की आवाज की हम बात कर लें, किसी वस्तु के गिरने की बात कर लें, कोई वाद्य यंत्र बज रहा है तो उसकी आवाज निकल रही है उसकी बात कर लें। लेकिन जब ये आपके पद में या शब्द में या फिर वाक्य में मिल जाती है तो ये भी सार्थक हो जाती है। मतलब कहने का है कि जो फटाफट था, फट था, टन था, है ना, समझ रहे हो, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द थे। लेकिन जब ये आपके वाक्य में मिल गए, आके किसी शब्द के साथ इनका संयोग हो गया तो ये सार्थक बन जाते हैं। तो शब्द के साथ तो आपने अभी जोड़ के देख लिया। अब जैसे टिक टिक एक शब्द होता है, निरर्थक है, टिक टिक एक शब्द है जो कि निरर्थक है, इसे हम सार्थक बना देते हैं। अभी मैंने बोला टिक टिक तो आप बोलोगे पता नहीं क्या टिक टिक, लेकिन मैंने बोल दिया घड़ी टिक टिक कर रही है तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया, अरे घड़ी का मामला चल रहा है ना। तो इस तरीके से समझ गए, निरर्थक था लेकिन सार्थक बन गया। जैसे भक भक एक शब्द की बात कर लें, भक भक, भक भक, ये भी आपका क्या है, निरर्थक शब्द है। लेकिन अगर मैं बोल दूं भक भक तो आप कहोगे ये क्या बोले जा रहे हो सर जी, लेकिन मैंने बोल दिया रेलगाड़ी भक भक करती जा रही है तो आप कहोगे हाँ ये बात तो सही, भाई आवाज़ उसकी भक भक होती है। मैंने बोला टन टन, बोले टन टन क्या चल रहा है, तो मैंने कहा घंटा बज रहा है बेटा। तो अब आप समझ गए कि ये भी सार्थक हो गया। मतलब निरर्थक शब्द आपके वाक्य के साथ प्रयोग कर लिए जाएं, शब्द के साथ मिल जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भैया यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम दूसरे रूप में चलते हैं, क्योंकि पहला आधार तो खत्म हो गया और वो आपको समझ में भी आ गया। अब हम दूसरे आधार पर चलते हैं, और बच्चों जो आपका दूसरा आधार है वो रचना या बनावट वाला है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से और दूसरे आधार पर जो है डिटेल डिस्कशन करते हैं।
वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सभी बिंदुओं को मैं एक एक करके लेके चलूंगा, जिससे कि एक बार पढ़ो बस, कहानी बार बार से जो है समाप्त। ठीक, चलो तो दूसरा आपका पॉइंट क्या है, चाहे आप रचना बोल दो या फिर आप बनावट बोल दो, ठीक है। रचना बोल दो, बनावट बोल दो, उसके आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, ठीक है। इसके आधार पर शब्द भेद कितने हैं, तो बेटा आपको जो है 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से रचना हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, बनावट क्या है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, मैंने यहाँ पर भी वो भी लिख दिया। कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। पहला तो आपका रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है बेटा, रूढ़ शब्द होता है। दूसरा आपका क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है, यौगिक शब्द होता है। और तीसरा होता है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द मतलब 3 प्रकार के निकल के आए, चाहे रचना में जाओ, बनावट में जाओ, व्युत्पत्ति में जाओ, 3 प्रकार के निकल के आए। कौन कौन से शब्द आए, एक तो रूढ़ शब्द हो गया, दूसरा यौगिक हो गया और तीसरा वाला योग रूढ़ हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं भैया रूढ़ वाले की। नाम है रूढ़, बोले बड़ा रूढ़वादी टाइप का आदमी है, मतलब वो उसके दिमाग में जो बैठ गया है ना वो हटता नहीं है। कितना भी उसे ज्ञान का जो है बत्ती जला गया, ज्ञान की जो है घुट्टी पिलाओ, लेकिन उसकी जिस बात पे वो अटल है वो उसी पे है, जबकि जब सब कोई जानता है बात सही नहीं है। तो मतलब रूढ़ है वो आदमी, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका क्या हो, ना विभाजन हो, विभाजन ना हो, मतलब ऐसे शब्द जिनका विभाजन ना हो, पहली बात। दूसरी बात, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग ही ना हो, मतलब ऐसे शब्द में आपको ना उपसर्ग मिलेगा और ना ही प्रत्यय का प्रयोग मिलेगा, प्रयोग ना हो, ठीक है, प्रयोग ना हो। मतलब जिन शब्दों को एक तो आप तोड़ ना पाओ, विभाजन का मतलब होता है टुकड़े ना कर पाओ, पहली बात। दूसरी है कि जो रूढ़ शब्द है ना उसमें उपसर्ग मिलेगा ना प्रत्यय मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब न तोड़ने की अवस्था में होगा और उपसर्ग प्रत्यय नहीं होगा तो भी नहीं तोड़ पाओगे। मतलब दोनों अवस्थाओं से आप उसे पकड़ लोगे। पूछ सकता है कि किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, तो बेटा रूढ़ शब्द में होता है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं से भी घुमा के आपसे पूछ सकता है, उदाहरण पे समझ में आएगा। मैंने बोला ये घर है, घर को अब हमें तोड़ना है, घर को तोड़ना है, ठीक है, तो तोड़ेंगे कैसे, टूटेगा भाई, वो वाला घर तो आसानी से तोड़ लेते हो, ठीक है, लोगों को भड़का के। लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है कि घा लिख दो और रा लिख लो, क्योंकि अर्थ का आपने क्या कर दिया है, अनर्थ कर दिया है, ठीक है, अर्थ का क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया, मामला बिगड़ जाएगा, टूटेगा नहीं, मतलब रूढ़ है, घर घर है बना रहेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। बाकी कोई वस्तु है, जैसे कलम है आपकी, आप कलम को क्या तोड़ लोगे क्या आप, अर्थ निकलना चाहिए, तो मैंने लिखा कलम, कलम को मैं तोड़ रहा हूँ, का प्लस लम लो, ला प्लस मा, या बे भी नहीं बनेगा, या फिर का प्लस ला कर लम करके तोड़ोगे तो भी नहीं बनेगा, मतलब तोड़ नहीं पाओगे। जब तोड़ नहीं पाओगे और तो जोड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तोड़ ही नहीं पाओगे तो जोड़ोगे कहाँ से भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये आपके रूढ़ शब्द होते हैं। कुछ भी इस प्रकार के, बोतल हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कप हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है ऐसा जिसको आप तोड़ न पाओ और जिसके पहले ना उपसर्ग हो, पहले लगता है, ठीक है, शब्द के पहले जो है जो कुछ भी जोड़ा जाता है वो उपसर्ग होता है और शब्द के बाद में जो कुछ जोड़ा जाता है वो आपका प्रत्यय होता है। उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ओके, चलिए, तो ये बात भैया क्लियर हो गई कि जिस शब्द के आप टुकड़े न कर पाओ, खंड खंड ना कर पाओ, ना उपसर्ग का पता हो ना प्रत्यय का पता हो, वो आपके होते हैं रूढ़। अब मामला यौगिक का आता है। तो जो आपके यौगिक शब्द होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, पहली बात। और दोनों के जो है क्या होता है, एक तो खंड भी कर सकते हो और विशेष करके जो है खंड का अर्थ भी रहने वाला है। मतलब यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो है शब्दों से मिलकर के बनता है या शब्दांश से मिलकर बनता है। तो शब्दांश को समझ लो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दांश से मिलकर के बनता है।
पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या होगा, दोनों टुकड़े जो टूटेंगे उनका क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, अर्थ निकलेगा। मतलब आपने क्या किया, यौगिक शब्द को तोड़ डाला तो दोनों टुकड़ों का निकलेगा अर्थ, लेकिन यहां पर दोनों टुकड़ों का अर्थ नहीं था। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। प्रत्येक खंड का अर्थ निकले और तोड़ने पे अर्थ में ज्यादा विशेष अंतर नजर ना आए तो समझ लेना कि मामला ठीक ठाक चल रहा है, वो आपका यौगिक शब्द है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका विद्यार्थी होता है। ठीक है, विद्यार्थी, विद्यार्थी एक आपका कैसा शब्द है बेटा, यौगिक शब्द है। वैसे भी आप विद्यार्थी हो, इसलिए उदाहरण भी मैंने ले लिया। जाते कहाँ हो पढ़ने के लिए, तो विद्यालय जाते हो, चलो ये भी मैं ले लेता हूँ। अब इनको मैं तोड़ता हूँ। पहले वाले को क्या तोड़ेंगे, विद्या, और विद्या धन हो जाएगा अर्थी। ठीक है, दूसरे को तोड़ेंगे तोलेंगे नहीं, ठीक है, तोड़ेंगे, विद्या धन आलय हो जाएगा, तो आपका विद्यालय हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, विद्या क्या होती है, विद्या ददाति विनयम, ऐसे कुछ सुना है ना। विद्या क्या होती है, जो आप ज्ञान ग्रहण करते हो वो विद्या होती है, और जो ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है वो कौन होता है, वही तो पूरा विद्यार्थी होता है। तो विद्या का मतलब हो गया ज्ञान, और अर्थी मतलब होता है अर्थ जानने वाला, समझने वाला, सीखने वाला। तो विद्या को सीखने वाला कौन होता है, विद्यार्थी होता है। विद्यालय का मतलब क्या, विद्या, विद्या तो मान लीजिए आपकी शिक्षा हो गई, ज्ञान हो गया। और आलय माने क्या होता है बेटा, घर होता है। मतलब जो शिक्षा का घर होता है, विद्या का जो घर होता है, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। तो आपने देखा कि जो टुकड़े तोड़े गए हैं ना, प्रत्येक में से दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। अन्य एग्जाम्पल जैसे कि आपका छात्रावास भी है, छात्र धन आवास में टूट जाएगा। डाकघर भी ले सकते हो, डाक प्लस घर में टूट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, डाकघर में कौन सा समास है, अगर बता पाओ तो। हालांकि अभी मैंने समास नहीं बताया आपको, ठीक है, पर बताओ तो बढ़िया रहेगा। पुस्तकालय हो गया, विश्वविद्यालय, शौचालय वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे आपके यौगिक में आते हैं। अब मामला तीसरे में चलता है, योग रूढ़ वाले में क्या होता है, तो योग रूढ़ में बेटा होता है कि दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश से मिलकर के बनता है। मतलब योग रूढ़ जो है दो या दो से अधिक किससे मिलकर बनता है, शब्दांश से मिलकर के बनता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द के अंश, ठीक है, उनके टुकड़ों से बनता है, या फिर आपके जो है शब्दों से ही मिलकर के बनता है। और लेकिन मुख्य बात क्या होती है, किसी तीसरे की प्रधानता निकल करके आती है। मतलब इनका जो वास्तव में अर्थ निकलता है ना, वास्तविक अर्थ नहीं लिया जाता। ठीक है, वास्तविक अर्थ नहीं लिया जाता, कोई अन्य अर्थ पर फोकस किया जाता है। ठीक है, कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, तो वहां पर आपका योग रूढ़ शब्द होता है। अभी मैं समझ रहा हूं कि जो मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा दी है वो आपके समझ में थोड़ी सी कम आई है। अब हम एग्जाम्पल को उठाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा पंकज, बहुत पूछा जाता है, तोड़ दिया मैंने इसको, मैंने लिखा पंक और धन जा। अब पंक माने क्या होता है, कीचड़, पंक माने क्या होता है, कीचड़, और जा माने होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, जन्म लेने वाला। मतलब एक बात भैया समझ में आ गई, पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। मतलब यहाँ पर पंक माने कीचड़ होता है, बिल्कुल सही बात है। और जा माने जन्म लेने वाला, मतलब इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, लेकिन दोनों अर्थ नहीं लिए। अब कीचड़ में जन्म लेने वाला तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी लेते हैं, जोक का भी जन्म आपके कीचड़ में ही होता है, तो क्या ये लिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अर्थ कौन सा लिया जा रहा है, मतलब अर्थ एक के लिए रूढ़ हो गया जाकर किसी तीसरे वाले के लिए कमल की ही बात करेगा, और किसी के लिए पंकज का प्रयोग हो ही नहीं रहा। जबकि पंकज में अगर आप तोड़ो ना तो जोक भी आएगा, और बहुत सारी मछली भी तो पानी में ही जन्म लेती है, वो भी आएगी। लेकिन नहीं भैया, वो नहीं लेंगे, है ना। तो सब के सब क्या लिया जाएगा, इसमें कमल ही लिया जाएगा, मतलब किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाएगा। और एक बात बताऊं, क्या कर रहा है, योग भी कर रहा है। मतलब दोनों के अर्थ देखो, इस यौगिक में क्या था, दो हमने तोड़ा था, दोनों का अर्थ निकल रहा था कि नहीं, दोनों टुकड़ों का अर्थ। यहां पर भी दोनों टुकड़ों का अर्थ है, लेकिन फिर भी मामला क्या है, रूढ़ हो रहा है। योग तो कर रहा है, मतलब उसके टुकड़े अर्थ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रूढ़ हो जा रहा है, मतलब न टूटने वाली अवस्था में पहुंच रहा है। दोनों का मिक्सअप करवा दिया है, इसका यौगिक, इसका रूढ़, योग रूढ़ बना दिया इस तीसरे को।
कि नहीं भैया तोड़ना नहीं आप, क्योंकि जिस एक के लिए बोला गया है उसी एक के लिए फिक्स है, आप तोड़ के दूसरे में मत ले जाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि दशानन पूछ लिया जाए तो दशानन किसके है, रावण की बात करता है। दशानन भी आपका योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर, लंबा पेट जिसका हो, बड़ा पेट हो, तो भैया गणेश जी की बात कर रहा है, यहाँ पे भी योग रूढ़ है। एक दंत चंद्रशेखर दशानन, दशानन तो मैंने बता दिया, दशमुख भी कह सकते हो। पीताम्बर हो गया, बीड़ावादिनी, सब के सब क्या हैं, आपके योग रूढ़ शब्द में आते हैं। तो भैया ये बातें भी आपको समझ में आ गई, तनिक सा भी जो है संदेह नहीं रहा होगा। ऐसा करते हैं कि जो तीसरा पार्ट है, मतलब जो आधार है ना तीसरा वाला, उत्पत्ति या स्रोत वाला, और उसके बाद जो आपके शेष आधार बचे हुए हैं उसे हम जो है आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा एक साथ लंबा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि आगे वीडियो में जो है जो इसका शेष बचा हुआ पार्ट है उसे हम कवर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ बनने की मेहनत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, जिससे कि मैं और वीडियो अधिक से अधिक आपके लिए बना करके लेके आऊँ। अरे मुझे भी तो हौसले की ज़रूरत है भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।